मिलत टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुनव्वर आलम। हिंदुस्तान में बढ़ते हुए रेप के वाक़यात लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इन वाक़यात को और इस तरह के जो भी वाक़यात होते हैं, इन वाक़यात को सामने लाने में NGOs का बड़ा हाथ होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने CBI को ये ऑर्डर दिया था कि जितने भी शेल्टर होम अवैध तरीके से चल रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए, लेकिन मामला वहीं पर रुक गया, इस पर काम नहीं हो पाया। देवरिया में एक शेल्टर होम में बच्चियों के साथ दुष्कर्म का वाक़या पेश आया है। इससे पहले मुजफ्फरपुर में इस तरह के वाक़यात पेश आए थे। आज हमारे साथ मौजूद है साक्षी NGO के प्रेसिडेंट मृदुला सतीश टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत है मिलत टाइम्स के YouTube चैनल पर। मैम, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि रेप के बढ़ते हुए वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। कुछ लोगों का कई तरह के इल्ज़ामात हैं और आप देखें अगर मुजफ्फरपुर में शेल्टर होम में इस तरह के वाक़या पेश आया है। फिर परसों की अगर बात करें तो देवरिया में वहाँ भी एक शेल्टर होम में वहाँ भी रेप के वाक़यात पेश आए, वहाँ के लोगों ने उनके साथ रेप किया है। ये बढ़ती हुई वाक़यात की आखिर वजह क्या है, क्या बताएं? मैं समझती हूँ सबसे पहले जो ये वाक़यात जिनका आप जिक्र कर रहे हैं और इसकी तरह के जो वाक़यात हैं उनमें उन होम्स के अंदर पारदर्शिता ना होना एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आप एक संस्था को ऐसा बनाएं कि जिसके अंदर कर्ता धर्ता सब कुछ मैनेज करने वाले, देखने वाले, ओवरसी करने वाले 2, 4, 6, 8 लोग ही हैं जो गुट बना लें, तो हर चीज़ ख़राब हो सकती है, जहन्नुम बन जाएगा उस घर के अंदर। उसके ऊपर एक ओवरसीयर ज़रूर होना चाहिए, सोशल ऑडिट होनी चाहिए। जो बाहर NGO काम कर रहे हैं उनको आना जाना अलाउड होना चाहिए। उन बच्चियों को जाके पता करने के लिए एक सोशल काउंसलर होना चाहिए जो महीने तो कम से कम जाए और उनका जायज़ा ले, उनसे बात करे, उनकी बातों को समझे। कोई मेडिकल हेल्थ चेकअप होना चाहिए। अगर चेकअप ही हुए होते तो पता चल जाता कि इन बच्चियों को वर्जिन नहीं रही हैं, इनके साथ कोई बलात्कार करे जा रहा है, उनके ऊपर निशान थे, वो कोई प्रेग्नेंट पाई गई। किस तरह के लोग हैं जिन्होंने ये करा और बंद दरवाज़ों के पीछे करा। इन बच्चियों की आवाज़ कहीं तक पहुंची नहीं, अगर कहीं पहुंची होगी उन लोगों ने कान बंद कर लिए। लेकिन मैं ये जानना चाहूँ वजह क्या है। कुछ लोगों का कहना ये है कि वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, इसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम है। कई लोग हैं उनका कहना ये भी है कि इतनी बड़ी कंट्री है इंडिया, तो इस तरह के छोटे मोटे वाक़यात होते रहते हैं। कुछ का कहना ये भी है कि अगर हम देखें तो रात 12 बजे के बाद लड़कियों को बाहर आने जाने से रोक दिया जाए। NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम देखें 2016 में 106 पर डे लड़कियों के साथ बलात्कार हुआ है। तो क्या ये वजूहात जो बता रहे हैं, इस तरह की जो रीज़न्स वो दे रहे हैं, ये क्या सही है? ये सही नहीं है। ये सारी बातें जो कही जाती हैं एक तरह से मामले को रफा दफा करने के लिए कही जाती हैं। एक शेर है प्रताप सोमवंशी जी का, लक्ष्मण रेखा भी क्या कर लेगी, रावण तो घर के अंदर पाए जाते हैं। अगर आप इन इंसिडेंट्स के पीछे जाएं, देखें सच्चाई क्या है, कड़वाहट के साथ कहना पड़ेगा। कई दफ़ा ये जो इंसिडेंट होता है, जो कर रहा है ही इज़ नोन टू द गर्ल, या वो उसके रिश्तेदारों में होगा या उसके बाप के दोस्तों में होगा या भाई के दोस्तों में होगा, जिनके साथ घरों में रहते ये काम होता है। वो लड़कियां भी महफूज नहीं हैं। तो आप होम्स के अंदर अगर मानसिकता ख़राब हो और उसमें पारदर्शिता ना हो तो ये होना आई थिंक इनेविटेबल ही होगा, क्योंकि अगर इंसान दरिंदा बने तो वो बहुत कुछ कर जाएगा जिसको सोच के भी आप कांपते हैं अपने घरों में। तो जैसे दरिंदा बनते हैं इंसान या घर ही में इस तरह के मामलात पेश आते हैं, इस तरह के वाक़या पेश आते हैं, तो इसके पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? मैं नहीं कहूँगी कि पाश्चात्य कल्चर ही ब्लेम करने को है। हमारे अपनी सोच की पतन एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि आप अगर पाश्चात्य कल्चर को लें या आप हिंदुस्तानी कल्चर को लें, सीधी सी बात है कि आज का बच्चा वो नहीं है जो 100 साल पहले था या 50 साल पहले था। इंटरनेट के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत सारी वो जानकारी मिल जाती है जो बहुत अच्छी भी होती है, कुछ ऐसी होती है जो उकसाती है। एक पर्टिकुलर वर्ग है, अगर उनको आप उकसाने वाली चीज़ें ज़्यादा दिखाएंगे तो वो उस जोश में आके कुछ भी कर सकते हैं। तो इट इज़ नॉट वेस्टर्न कल्चर टू ब्लेम।
इट इज़ द थॉट कि हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं दी। हमने जब अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू करा तो सेक्युलरिज्म के नाम पे एक तरह से हमने हर तरह की वो एजुकेशन बंद कर दी जो आदमी को खुदा के पास लेके जाती थी या ऐसी सोच देती थी जिससे कि आपके ऊपर काबू आ जाए। अगर आप वैल्यू बेस्ड एजुकेशन नहीं लेंगे, आपने ABCD तो सीख ली लेकिन आपने नेकी और बुराई के बीच में फ़र्क नहीं सीखा, तो फिर आप बड़े होके अगर ऐसा काम देखते हैं तो शायद आप चुप भी रह सकते हैं कि आपकी नौकरी का सवाल है। और अगर आपके पास इतना पावर है कि आप उस कुर्सी पे बैठे हैं और आपने ये किसी वक्त कर भी लिया तो शायद आपको इतनी उसमें शर्मिंदगी ना महसूस हो। आप एक NGO के प्रेसिडेंट हैं, तो आप NGO के इस तरह पे क्या आप काम करते हैं, इस तरह के वाक़यात पर, इस तरह के मामलात पर? हमारे NGO से विमेन एम्पावरमेंट पे ढेरों स्कीम चल रही हैं। एक तो महिला कमीशन के साथ, दिल्ली महिला कमीशन के साथ हमारा काम है। हेल्पलाइन 181 है जिस पे विमेन इन डिस्ट्रेस फ़ोन कर सकती हैं। 16 थाने जो साउथ दिल्ली के हैं उनमें हमारे सोशल वर्कर्स जाते हैं, काम करते हैं। कहीं भी इन थाने के इलाकों में अगर महिला डिस्ट्रेस में होती है, चाहे छेड़छाड़ का मामला हो, चाहे गाली गलौज का या मारपीट का या किसी भी तरह का उसके साथ अभद्र व्यवहार हो, वो फ़ोन करे 181 को। हमारी वैन जाएगी, वुमेन काउंसलर जाएगी, होम गार्ड जाएगा, मामला सुलझाएंगे। अगर सुलझाने में कुछ और मदद चाहिए तो हमें पूरी मदद हर तरह से दिल्ली सरकार से और महिला आयोग से मिलती है। एक तो ये प्रोग्राम है। एक प्रोग्राम हमारा चलता है गर्ल्स एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 8वीं जमात में जो बच्चियां हमारे पास हम ले लेते हैं उनको हम 12वीं तक कोशिश करते हैं कि वो 12वीं पास करें तभी निकलें। बहुत हमने देखा है कि 8वीं के बाद बच्चियों को पढ़ाना बंद कर दिया जाता है। ऐसी बच्ची अगर शादी करके घर बसाती है तो कच्ची कली की तरह उसका अपना भी कोई इंडिविजुअल वो आगे नहीं बढ़ सकती, ना उसके घर वालों को कुछ फ़ायदा होता है सिवाय इसके कि एक जुड़ा हाथ आ गए। अगर 8वीं और 12वीं के बीच में हम लोग उसे वैल्यू बेस्ड एजुकेशन देते हैं, लाइफ स्किल्स देते हैं, उसे समझाते हैं कि प्रोग्राम्स क्या हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, अगर वो माइनॉरिटीज़ के साथ है तो माइनॉरिटीज़ की क्या स्कीम्स हैं, अगर वो कुछ और करना चाहे तो पढ़ाई के लिए उसके बच्चों के लिए क्या क्या अवेलेबल है, ये स्कीम्स उसको अगर समझ में आती हैं, शादी के बाद जहाँ भी जाएगी वो एक ऐसा इल्म, एक ऐसा ख़जाना लेके जाएगी कि उसके घर वाले ज़रूर बेनिफिट करेंगे। हमारे महिला पंचायत चलती है जिसमें हम लोगों को बताते हैं कि उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स रखी हैं, उनको कैसे अवेल करा जा सकता है, उसको पेपर डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए होते हैं, ताकि जब औरतें घर में जाएं और कोई काम ज़रूरत का लगे तो उनको पता है कि अगर मेरे बेटे ने पढ़ना है तो इसके लिए वजीफ़ा उपलब्ध है, कहाँ से मिल सकता है, कोई दलाल नहीं, कोई पैसा देना नहीं। ये तो आपके मतलब जो NGO का ये आपका काम है? ये हमारा काम है, हम करते हैं। को एजुकेशन सिस्टम हुआ, इसकी वजह से भी रेप के वाक़यात बढ़ते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जहाँ पे को सिस्टम नहीं है वहाँ भी इस तरह के वाक़यात होते हैं, शेल्टर होम वगैरह। बिल्कुल तो सही। इसके लिए आखिर हम इसको बंद करने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं, किन चीज़ों को? अगर रेप को फाइनली बंद करना है तो आपके समाज की सोच बदलनी पड़ेगी। आपको दोबारा से बच्चों के बीच में काम करते हुए उनके अंदर ये वैल्यू डालनी पड़ेंगी कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, औरतों को इज्जत देना क्या बात होती है। ज़रूर फिज़िकली अट्रैक्शन होता है, किसमें नहीं होगा उस उम्र में, लेकिन उसको लेके किस तरह से आप बर्ताव करेंगे ये तो आपकी तरबियत के ऊपर ही है। अगर आप नहीं जानते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या किस तरह से समाज में बिहेव करा जाएगा तो आप एक जानवर से बदतर हैं। तो आप एक NGO के प्रेसिडेंट हैं, तो आपके ख्याल से क्या 33% महिलाओं के रिजर्वेशन का बिल अभी भी पार्लियामेंट में अटका हुआ, पास नहीं हुआ? पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें तो सिर्फ 10% महिलाएं हैं। तो आपको नहीं लगता है कि महिलाओं की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, ये महिलाएं अच्छी तरह समझ सकती हैं? तो आपको नहीं लगता है कि बिल पास होना चाहिए? ऐसा कुछ बिल तो पास होना चाहिए, लेकिन इसलिए नहीं खाली कि 33% महिलाओं की रिजर्वेशन हो, इसलिए कि 50% ऑफ एनी कम्युनिटी इज़ वुमेन। अगर हम अपने आप को सशक्त नहीं करेंगे और समझदारी से काम नहीं करेंगे तो कोई और हमारी मदद को नहीं आएगा। पुरुष प्रधान समाज रहा है, सदियों से रहा है। पुरुषों ने एक तरह से को
ख्याल बना लिया है कि औरत को नाजुक है, उसको ख्याल की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। बट आज की सदी में ये ज़रूरी नहीं है, बिकॉज़ इतनी चीज़ें खुल गई हैं, सामने आ गई हैं, औरतों को हर तरह से इनेबल कर दिया गया है कि यू डोंट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीबडी एल्स, यू नीड टू बी अवेयर। आपको एजुकेटेड होना चाहिए, एनलाइटेंड होना चाहिए। आपका हक अगर आपको मिलता है, आप डिग्निटी से, सेफ्टी से रहना चाहते हैं, इससे ज़्यादा तो आप कुछ चाहते नहीं हैं, तो वो चीज़ आपको अगर पार्लियामेंट के इस लॉ से मिल सकती है 33% रिजर्वेशन से, तो आई वेलकम दैट। मैम, गल्फ़ कंट्रीज़ में रेप के वाक़यात बहुत ही कम होते हैं। कुछ लोगों का कहना है इस्लामी कानून वहाँ पे है, इस वजह से रेप के वाक़यात या रेप के मामलात बहुत कम होते हैं। शिवसेना के कई लोग थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, इस्लामी अगर कानून लागू करते हैं तो बेहतर होगा, रेप के वाक़यात कम हो जाएंगे। तो क्या ये सही होगा कि अगर हम इस्लामी कानून लागू कर दें तो रेप के वाक़यात कम हो जाएगा? क्या लोगों का माइंड चेंज हो जाएगा ऐसा कुछ? जी, अगर आप सऊदी अरेबिया और बाकी गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे प्रेस फ्रीडम भी उतनी ही कम है जितने रेप इंसिडेंट्स है। The reporting of a crime is directly proportional to the amount of freedom that the press enjoys. अगर आप यहाँ पे कुछ भी कहते हैं, चाहे आप हुकूमत में जो हैं उनको गाली दें, चाहे किसी और को दें, ज़्यादा से ज़्यादा आप पे मानहानि का केस होगा। उन जगहों पे जिनकी आपने अभी दिया है, उसमें अगर आपने कुछ भी ऐसा कहा जो कि गवर्निंग पावर्स के अगेंस्ट है, तो कल आप ही लापता होंगे। तो रेप का तो इंसिडेंट रिपोर्ट करना बिल्कुल ही आउट ऑफ क्वेश्चन है, इसीलिए कम है। ये नहीं है कि नहीं होता। आई नो मेनी पीपल देयर एज फेमिनिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड बहुत होता है, पर्दों के पीछे ज़्यादा होता है। खुली रोशनी में जो आपके सामने आता है वो तो सब सुन लेते हैं, पीछे की आवाज़ कोई नहीं सुनता। मुजफ्फरपुर में जो वाक़या पेश है शेल्टर होम में, देवरिया में भी शेल्टर होम में जो वाक़या, इस पर आप क्या, सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे कि सीबीआई की जांच हो, या क्या चाहेंगे आप इस पर? सीबीआई की जांच इन लोगों के ऊपर तो हो, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिले, एग्जेम्पलरी पनिशमेंट। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए ऐसे केसेस में, क्योंकि अगर आपने कहीं भी टॉलरेंस दिखा दी तो दूसरे किसी और को पनपने का मौका मिलता है। अगर शुरुआत में ही आप इस चीज़ को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो इनको पनिशमेंट तो सिवियर होनी चाहिए। जांच होने के बाद, आफ्टर प्रूविंग एवरीथिंग, डेफिनेटली दे मस्ट बी गिवन अ बिग पनिशमेंट। बियॉन्ड दैट, अगर हमने बाकी जगह पे इस चीज़ को रोकना है तो आप उसके होम के अंदर ओपन इट अप, NGOs को जाने की परमिशन दीजिए, परमिशन ही नहीं दीजिए, मैंडेटरी बनाइए। जिस तरह की विमेंस कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, उसमें एक NGO मेंबर होना ज़रूरी होता है। उसी तरह इन सब होम्स में कम से कम 2 NGO विजिटर्स और 1 DM की विज़िट और 1 हेल्थ वर्कर की विज़िट मैंडेटरी होनी चाहिए, ताकि बच्चे बता सकें कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब NGO के जो मेंबर्स हैं, अगर वो जाएँ इस तरह के मामलों को देखें, तो आपको लगता है कि रेप के वाक़यात घटने के चांसेस हैं? बिल्कुल घटने के चांसेस हैं, और ज़रूरी होगा कि शायद होंगे नहीं, बिकॉज़ अगर आपको डर है कि आप पकड़े जाएंगे तो आप शायद ना करेंगे, क्योंकि आप एक रुतबा रखते हैं, कुछ पैसा रखते हैं, तभी तो आप ये होम चलाने की ताकत जुटा पाए। अगर आपको अपने नाम के आगे धब्बा दिखेगा तो आप नहीं करेंगे। ये काम वो हैं जो होते हैं इस लेकिन मैम, जो लोग बड़े लोग होते हैं वही तो लोग करते हैं, उनको लगता है कि हम छूट जाएंगे। वो उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, या पता चलेगा तो हम दबा देंगे। लेकिन अगर NGO जाते हैं और सच्चे मन से काम करते हैं, पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, हर महीने अगर सोशल ऑडिट होगी तो आप बताइए किस तरह से ये बात छुपाई जाएगी कि इतने बच्चे अगर आपके हॉस्टल में या आपके शेल्टर में हैं, तो वो बच्चों को जब आप गिनेंगे, उनकी आप फिज़िकल एग्जामिनेशन करेंगे, उनसे बात करेंगे, तो बात खुल के सामने तो आएगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि दब जाए, क्योंकि जो विक्टिम है वो नहीं बोलेगा तो उसकी सहेली बोल देगी, उसकी सहेली नहीं बोल देगी तो कोई और बोलेगा। उनमें से ही स्टाफ में कोई और होगा जो इनका हमदर्द होगा, जिसमें हिम्मत नहीं होगी कि मैं आया हूँ या चपड़ासी हूँ या जमादार हूँ, मैं बोल नहीं सकता। लेकिन एक हेल्पलाइन होनी चाहिए जहाँ पे ये बात
कह देनी चाहिए। जैसे कि कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट में एक हेल्पलाइन बनती है, आप निडर होकर वहाँ पे लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि ये बात हो रही है, आपके ऊपर कोई और उंगली नहीं उठाएगा, इट इज़ अनोनिमस। उसी तरह यहाँ पे होना चाहिए कि कंप्लेंट करने का एक पूरा रास्ता होना चाहिए जहाँ पे बच्चियों को भी पता हो और लोगों को भी पता हो कि ये किस तरह से हो रहा है। चाहे खाने को लेके हो, आपने तो सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करी, रेप की बात करी, इवन उनका खाना ठीक नहीं होता, कई दफ़ा उनको कई तरह की पनिशमेंट मिलती है जो होनी नहीं चाहिए। उस हर चीज़ को अगर ठीक करना है, शेल्टर होम को सुधारना है, तो उसको उसी तरह चलाना है जैसे आप अपने घर को चलाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे साक्षी NGO के प्रेसिडेंट मिरिदुल्लाह सतीश टंडन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन ख़बरों के लिए लॉग ऑन कीजिए www.millettimes.com। ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। फेसबुक पर मिल्लत टाइम्स का पेज लाइक करें, ट्विटर और दीगर सोशल अकाउंट को फॉलो करें। मुल्की व आलमी हालात पर ताज़ा तरीन न्यूज़ और तजज़िया पढ़ने के लिए कहीं भी कभी भी लॉग ऑन करें www.millettimes.com। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी तीनों ज़बानों में मौजूद है ये वेबसाइट। सरकारी, सियासी दबाव और कॉरपोरेट से आज़ाद ईमानदाराना सहाफ़त को फ़रोग़ देने में आप हमें अपना ताउन पेश करें। तफ़सीलात डिस्क्रिप्शन में है।